गोरखा इंटरनेशनल आज विजयनगर के जो जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पर आप सुन रहे हैं कि हमारे गोरखाओं की प्रति काफ़ी वहाँ पर आगजनी और इस तरह की घटनाएँ हो रही थी। गोरखा इंटरनेशनल आज विजयनगर में ही उनसे पूछना चाह रहा है विजयनगर वासियों से कि क्या घटना हुई थी और ऐसे घटनाक्रम क्या क्या हुआ था। तो हमारे पास JS रावत जी हैं, ये अब खुद ही अपना परिचय देंगे। इनके साथ इनकी वो विजयनगर के और लोग भी बैठे हैं, तो वो खुद ही परिचय देके बताएंगे क्या क्या हुआ था। तो JS रावत जी बताएंगे आप। तो कहाँ के हैं? मैं विजयनगर में एक गांव है माज गांव का, मैं वहाँ से हूँ। एक्चुअली जो ये हाल में ये घटना हुई है, इसके पीछे लंबी कहानी है। कहानी ये है कि वहाँ जो विजयनगर में हम कैसे पहुँचे, उसकी शुरुआत वहाँ से होती है। तो वहाँ हमको जो डिफेंस के पर्सनल्स थे, वो डिफेंस में खास करके आसाम राइफल के लोगों को, उसमें गोरखा जाति मेजोरिटी में है और साथ साथ में और भी है, उत्तराखंड के लोग भी है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, मणिपुर से हैं, मिजोरम के कुछ लोग थे और असम और बिहार के, क्योंकि जो एक आर्मी का जो पैटर्न होता है उसमें सभी लोग मिक्सअप होते हैं, लेकिन उसमें मेजोरिटी गोरखा है। तो वो जो जगह है वो 60 के दौरान में ऐसी जगह थी जो कि जिसमें इंटरनेशनल बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा भी नहीं बनी हुई थी और भारत की तरफ से वहाँ कोई जो प्रशासनिक इकाई भी नहीं हुआ करती थी। तो ऐसी जगह में जब आसाम राइफल के जो जनरल है उनको पता चला कि ऐसी कोई जगह है जहाँ खाली ज़मीन पड़ी हुई है, लोग नहीं रहते हैं, भारत के लोग नहीं रहते हैं, और 1962 के जो चाइना के साथ जो स्थिति हुई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने उस जगह को पहले खोज की। वहाँ पहुँचे, ये बहुत दिनों के उन्होंने फुट मार्चिंग करके सारे गोरखा जो एक साथ जो आसाम राइफल के फौजी थे उनके साथ और ट्रुप को लेकर, साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर उस जगह में पहुँचे। पहुँचने के बाद वाकई में वहाँ देखा गया कि ये तो जगह सीमा रेखा, तो भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनी हुई नहीं थी, लेकिन जो वाटरशेड है उसके अनुसार वो भारत का ही क्षेत्र था। तो फिर उन्होंने ये देखा कि यहाँ हमको अपने इकाई रखनी चाहिए, उनको कुछ लोगों को वहीं रख दिया। फिर उसके बाद वो नेफा, जो उस समय अरुणाचल प्रदेश था, नेफा के नाम से जाना जाता था, उस नेफा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसको रखा। फिर सेंट्रल में भी इसको बताया गया, उस समय एक्सटर्नल मिनिस्टर के अंदर आता था नेफा या अरुणाचल प्रदेश। ये सब बात जानकारी में हुई तो नेफा एडमिनिस्ट्रेशन ने ही खुद एक प्रपोजल बनाया कि यहाँ भारतीय लोगों को बैठाना ज़रूरी है, और फिर उसको प्रपोजल को सेंटर में भेजा एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के पास, और उस प्रपोजल को फिर जब एक्सेप्ट किया गया सेंटर के द्वारा, उसके बाद उस दौरान कुछ मीटिंग्स हुई तो 67 से बैच वाइज वहाँ बैठाना शुरू किया। लेकिन उससे पहले तक भी वो वहीं बैठे हुए थे, उस जंगल में ही, बिल्कुल जंगल था, वहाँ कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे उन्होंने, जो वहाँ रह रहे लोगों ने क्या किया, जंगल को काट के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बनाए वहाँ, फिर आसाम राइफल के कुछ पोस्ट बनाए, फिर लैंडिंग ग्राउंड बनाए और कुछ घर बनाना शुरू किया। और 67 से बैच वाइज, पहले बैच में 23 लोग परिवार को वहाँ बैठाया गया, फिर कुछ और जंगल काटा गया, फिर 25 घर को और बैठाया गया सेकेंड बैच में, फिर कुछ और जंगल काट के घर बनाया गया, फिर 52 घर को और बैठाया गया वहाँ, 52 परिवारों को। तो ऐसे करके टोटल 4 बैचेस में 200 परिवार को वहाँ बैठाया गया। और 70 में वो 71 में सेटलमेंट कंप्लीट हुआ, और 72 में इंडिया और म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींची गई। यानी कि इससे हमको यही पता चलता है, वहाँ बैठाने का कारण यही था कि उस क्षेत्र को भारत के अंदर लाना। तो ये तो हुई हमारे वहाँ पहुँचने की बात। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ बैठाया गया था, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जहाँ आज भी हम 6 या 7 दिन पैदल जाते हैं, कोई आवाजाही आगमन की सुविधा नहीं है, वहाँ रोड नहीं है। कभी डिफेंस के जहाज़ से हम जा सकते हैं, अन्यथा हमको केवल पैदल ही चलना पड़ता है, और जितने सामान हम ले जाते हैं खाने पीने के, वो भी पैदल हैंड लोड में ही ले जाया जाता है। तो हुआ ये था कि उनको वहाँ बैठाने के लिए काफ़ी सारे एश्योरेंस दिए गए थे कि आप जाओ वहाँ, आपके, हालांकि नौकरी से उनको निकाल के बैठाया गया था, तो आपको सारा अधिकार दिया जाएगा, ज़मीन आपकी होगी और आपको कोई असुविधा नहीं होगी, सारी चीज़ें सरकार आपको बैठा रही है तो सरकार आपकी जिम्मेदारी लेगी। लेकिन बहुत साल बीतने के बाद उनको लगा कि हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, कुछ दिया ही नहीं जा रहा है, जो ज़मीन की नाप की गई उसके कोई कागज़ नहीं दिए गए, कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है, वहाँ स्कूल नहीं है, मेडिकल नहीं है, इतने दूर जहाँ से कि आना संभव ही नहीं होता था, और 70 तक तो उनको आने भी नहीं दिया गया।
कि आप नहीं जा सकते हो, आप यहीं रहोगे। जब भी आते थे कोई मेडिकल के कारण से जहाज से लाया जाता था उनको, और साथ में उनके साथ में कोई डिफेंस के लोग रहते थे, असम राइफल के लोग रहते थे, ताकि वो भागे ना वापस अपने घर को। तो ऐसे स्थिति में जब उनको एश्योरेंस से रखा गया तो उन्होंने, जब वो फुलफिल नहीं हो रहे थे, तो 82 में एक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की। याचिका में यही था कि हमको अधिकार नहीं मिला जो हमको एश्योर किया गया था, शुरुआत में जो हमसे बात कही गई थी उसके अनुसार वो पालन नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के सरकार और उस समय के अरुणाचल सरकार को ये आदेश दिया कि आप वहाँ जाओ और उनकी समस्याओं को सुनो। तो दोनों तरफ से सचिव स्तर के लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी, और फिर यहाँ एक इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग किया गया अरुणाचल में, राजभवन में, गवर्नर के यहाँ, महामहिम राज्यपाल के अंतर्गत वो मीटिंग की गई। तो मीटिंग में यही मुद्दे आए, क्योंकि वहाँ जो समस्याएं सुनी गई थी उन पे ही चर्चा हुई। तो पहला चर्चा यह था कि उनको लैंड पट्टा की आवश्यकता है, उनको वहाँ स्कूल की सुविधा की आवश्यकता है, उनको वहाँ हॉस्पिटल की सुविधा की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों पर मुद्दा हुई। तो मेन मुद्दा यही था कि लैंड पट्टा चाहिए उनको। तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर भी पास किया कि हम इनको लैंड पट्टा देंगे, हम इनको स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जिसको वहाँ PRC कहते हैं, वो देंगे, सारी चीज़ें और फैसिलिटीज़ भी देंगे। और एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि हमने ये चीज़ कंप्लाइंस किया करके, कंप्लाइंस रिपोर्ट भी फाइल की है एफिडेविट, जिसमें लिखा गया है कि इतने लोगों को हमने PRC दे दिए, इतने लोगों को हमने अलॉटमेंट ऑर्डर दे दिए। लेकिन अंततः वहाँ जब लैंड अलॉटमेंट ऑर्डर दिया गया 1990 में, वो दिया गया 30 साल के लीज पर। तो अब वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो 30 साल के ही है, 30 साल के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, और 30 साल 1919 में दिया, मतलब 2020 में वो 30 साल ख़त्म हो गया। तो इनको अब यहाँ से हटाया जाना चाहिए। ये टेम्प्रोरी लोग थे, ये इलीगली यहाँ आके बैठे हुए हैं, ये बाहर के लोग हैं, तो इनको पंचायत राज की सुविधा नहीं देनी चाहिए, और भी जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो नहीं देनी चाहिए। तो एक वहाँ उसी समय जब हमको बैठाया गया था, या हो सकता है उन्हीं के कारण ही हमको बैठाया गया था, ये हमको पता नहीं है, क्योंकि वो तो सरकारों के आपस की बात है और जो नीति बनाने वालों की बात है, और इसमें डिफेंस का मामला भी सामने आ जाता है। तो कुछ वो म्यांमार से कुछ लोग भी थे, म्यांमार ओरिजिन के हैं, वो उस पार भी पाए जाते हैं, इवन चीन में भी पाए जाते हैं। योबिन या लिशु करके एक जनजाति है, तो वो भी वहाँ बैठे हुए थे। तो उनको एक अलग जगह पर बैठा दिया गया था, हमको अलग जगह पर बैठाया दिया गया था, अलग अलग सेपरेट जगह थे, उनकी कॉलोनी अलग है, हमारी कॉलोनी अलग है। तो ये जनजाति 1994 में इनको भी सिटीजनशिप दिया गया था, इससे पहले वो भारतीय नागरिक नहीं हुआ करते थे। तो 1994 में इनको इंडियन सिटीजनशिप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने दिया, और 2018 में इनको ST शेड्यूल ट्राइब बनाया गया, अनुसूचित जनजाति। तो जैसे ही वो अनुसूचित जनजाति बन गए 2018 में, तो उन्होंने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया कि इनको यहाँ से हटाओ, इनको यहाँ से भगाओ, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी जगह है। क्योंकि अरुणाचल की एक ऐसी समस्या है, हर एक जगह, जैसे आपका ईटानगर है वो निशी जनजाति का एरिया है, पासीघाट है वो आदि जनजाति का एरिया है, वैसे आप चांगलांग में भी 2-3 ट्राइब है, जो प्रॉपर चांगलांग है वो तांगसा जनजातियों की जगह है, वैसे सिंगफू जनजाति भी है, वर्दुनसा करके, वो उनकी जगह है। तो अब इनकी मांग है कि ये जो विजयनगर है, जिस जगह में हम रहते हैं, वहाँ वो जगह जो है योबिन या लिशु जनजाति का ही क्षेत्र है, और इस क्षेत्र से जो बाहर के लोग हैं, जो टेम्प्रोरी 30 साल में बैठाए गए थे, इनको हटाया जाए, और इनको जो सुविधाएं दी जा रही है वो नहीं दिया जाए। तो हाल ही में वहाँ पंचायत के चुनाव होने की प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान उन्होंने इस आंदोलन को बहुत उग्र रूप दे दिया, और साथ में और जो वहाँ की जनजाति है उनको भी अपने साथ ले लिया, यानी कि उनको भी इस तरह की बातें कहकर, क्योंकि वहाँ एक ये समस्या भी है, बाहरी और जनजातियों के बीच में एक संघर्ष है। वहाँ की जनजाति लोग बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में आना नहीं देना चाहते, बसना नहीं देना चाहते। तो इसी कारण दूसरे जनजातियों ने भी, जो वहाँ के छात्र संघ के जो गुट्स होते हैं, नेता, स्टूडेंट यूनियंस होते हैं, वो उनके साथ आवाज़ उठाने लग गए। और पंचायत की प्रक्रिया के दौरान जो हमारे लोगों को, कैंडिडेट जितने थे, उनको
यही दबाव किया उन्होंने कि इनका कैंडिडेचर वापस कीजिए, इनको रद्द कीजिए। तो प्रेशर इतना हुआ कि लास्ट में उन्होंने चुनाव ही टाल दिया वहाँ। फिलहाल वहाँ उस क्षेत्र में विजयनगर में पंचायत राज चुनाव को टाल दिया गया है। फिर उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि आप अगर इनको नहीं हटाओगे, इनके पंचायत राज को नहीं रुकाओगे, इनके अधिकार को नहीं रुकाओगे, सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दे दी कि तब हम क्या करेंगे, अपनी ही तरीके से हम इनको वहाँ से भगा देंगे। तो 10 दिसंबर 2020 को का डेडलाइन दिया कि इस डेडलाइन तक सरकार ने काम नहीं किया तो हम अपने तरीके से काम करेंगे। तो हम थोड़ा इस असमंजस्य की स्थिति में थे कि पंचायत चुनाव के लिए, क्योंकि हमको आना पड़ता है वहाँ 7 दिन पैदल मार्च करके आना पड़ता है, जहाँ हमारे सारी प्रक्रियाएं होती है, ऑफिस जहाँ है। तो हम इस असमंजस्य में थे कि क्या होने वाला है, हमको देंगे या नहीं देंगे, चुनाव होगा नहीं होगा। तो इसी स्थिति में हम थे। तो अचानक से 10 तारीख का जो डेडलाइन खत्म होने के बाद 11 दिसंबर को सुबह के टाइम कुछ लोग गए, उन्होंने शायद वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उनको कुछ चिट्ठी दी थी कि हम एक पीस रैली निकालने वाले हैं। तो अचानक वो पीस रैली ने उग्र होकर पूरे वहाँ जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है उसको जलाना शुरू कर दिया। जो वहाँ के ऑफिस है उसको जलाया गया, पोस्ट ऑफिस है उसको जलाया गया, वहाँ जो रॉ का ऑफिस है उसको जलाया गया, सारे वहाँ जितने भी कागजात थे सारे जल गए। और साथ में वहाँ जो डिफेंस का लैंडिंग ग्राउंड है उसको भी तोड़ा गया। और ये उतना करने के बाद फिर उन्होंने कुछ ऐसी चेतावनी भी दी हमारे लोगों को, खुलेआम चेतावनी दी। कुछ उन्होंने ऐसे वीडियो फुटेज भी जारी हमारे पास उपलब्ध है। तो ये चेतावनी दी गई कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ वरना हम लाशें बिछा देंगे। तो इसके बाद हमारे लोगों में एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि रात को भी वो नहीं सो पा रहे हैं कि पता नहीं कब आ जाएंगे, वो कहाँ से घुस जाएंगे, कहीं से जलाना शुरू कर देंगे या हमारे घरों को तोड़ना शुरू कर देंगे। तो रात को भी नहीं सो रहे हैं और दिन में भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई कि हम जाए तो जाए कहाँ हम, क्योंकि हम जो वहाँ रहे, जैसे मैं खुद हूँ, जब मैं छोटा था हम बाहरी दुनिया से हमारा कोई संपर्क नहीं था। हमको लगता था कि दुनिया इतनी ही है। तो हमारे अपने जो एंसेस्ट्रल लैंड है, हमारे पिताजी के जो पिताजी जहाँ रहते हैं वहाँ के साथ कोई संपर्क नहीं है। आज अगर हम वहाँ जाएंगे क्या हमको वो एक्सेप्ट करेंगे या हमको अपने साथ रखेंगे या नहीं रखेंगे, या पहले हम उनको पहचान पाएंगे या वो हमको पहचानेंगे, ये हमारी समस्या है। वैसे ही और लोगों के तो कई लोग तो ऐसे थे, जैसे मेरे पिताजी थे, वो केवल 5 साल उनके नौकरी के दौरान वहाँ गए थे, उनको भेजा गया था वहाँ और ज़बरदस्ती बैठाया गया था। और वो उनको ज़बरदस्ती बैठाने के कारण से, क्योंकि 5 साल में उनका रिटायरमेंट हो गया, उनको पेंशन भी नहीं मिली। तो कोई आदमी पेंशन छोड़ के, नौकरी छोड़ के ऐसी जगह में नहीं जाएंगे जहाँ की 7 दिन पैदल जाना पड़ता है, तो मजबूरन गए होंगे। तो ऐसे कुछ लोग और थे जिनका बहुत ज़्यादा नौकरी का टेन्योर हो गया था शायद, तो उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो उनके तो 4th जनरेशन हो रहा है। तो दुनिया से वो कट ऑफ रहे, कई बाहर दुनिया से संपर्क में रहे ही नहीं, तो वो जाएंगे कहाँ पे। जिस तरह के अल्टीमेटम अब दिया जा रहा है कि आज ही चले जाइए, तो उतने जिन्होंने उन्होंने मेहनत किया, वहाँ घर बनाए, खेत खलिहान बनाए, तो उसको छोड़ के वो अचानक कैसे जाएंगे। और हमारे पिताजी लोगों ने ही वहाँ जंगल काट के बस्तियाँ बनाई, घर बनाए, हमारे आंखों के सामने, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमने खुद देखा कि बड़े बड़े पेड़ों को काटे जाते थे, फिर इकट्ठे होकर उसको उखाड़े जाते थे, जड़ों को उखाड़ के फिर उसमें खेत बनाया जाता था, उसको जलाया जाता था। और शुरुआत के दौरान में जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हाथी के झुंड भी वहाँ खेतों में आ जाते थे, तो रात को भी उनको आग के मसाल के द्वारा और कुछ इस तरह के आवाज़, कोई ड्रम व्रम को बजाकर हाथी को भगाना पड़ता था। लेकिन आज तो वहाँ कोई हाथी नहीं है, तो वहाँ पहले से कोई रह रहे होते अगर, तो वहाँ इस तरह के वो जो हाथी का जो उस समय होता था वो नहीं होता शायद, जैसे आज नहीं हो रहा है। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ उनके कहने का मतलब ये भी है कि हम यहाँ पहले से ही थे। तो अगर वो पहले से थे तो फिर भारत सरकार को हमको वहाँ ले जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। कई सारी बातें हैं, इसको सबको समझना ज़रूरी है। हालांकि हम वहाँ के जो मूल निवासी है उनकी बातों के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं और जाना भी नहीं चाहते हैं, उनके अधिकारों का अतिक्रमण हम करना नहीं चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें कोई अधिकार ना दिया जाए और हमको वहाँ से इस तरह से भगा दिया जाए। जब 30 साल की बात तो 1990 में है, लेकिन हमारे फादर लोग तो वहाँ 67 से बैठे हैं, कई लोग तो 61 से ही बैठे थे, वहाँ से ले गए थे। तो आप
इतने सालों बाद एक नया कंडीशन ले आते हो कि आपको 30 साल के लिए ही बैठने दिया जा रहा है। यहाँ एक कागज़ दे देते हो, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और हलफनामा आपने दायर करी और वहाँ लोगों को कुछ और दे दिया, और अब उस 30 साल के बाद कहते हो यहाँ से हट जाओ। तो ये तो सरासर अन्याय है, मानव अधिकार का भी खिलाफ है, और हमारे साथ तो ये बहुत ही बड़ा अन्याय है। तो हम इस ऐसी स्थिति में कहीं नहीं जा सकते हैं। हालांकि सरकार ये बात नहीं कह रही है, सरकार हमारे पक्ष में है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि सरकार कुछ करना चाहे तब भी नहीं कर पाती है, क्योंकि कुछ ऐसे बहुत सारे जो वहाँ के लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनको ऐसा लगने लग गया है कि ये बाहर के लोग आके ऐसे बैठते जाएंगे तो हम इनके साथ माइनॉरिटी में हो जाएंगे। इस तरह की हवाएं भी फैलाई जा रही है कि इस तरह से सब आ जाएंगे, जैसे ये बैठेंगे तो सब भी और आ जाएंगे, फिर हम यहाँ माइनॉरिटी हो जाएंगे और हमारा अधिकारों का हनन होगा। तो वो बात में सच्चाई तो नहीं है, वो जग जाहिर है, सब जानते हैं उस बात को, लेकिन ये केवल एक तरह की हवा बनाई जा रही है। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या आज बन के हमारे सामने खड़ी है। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम कहीं जाए तो किससे बात अपनी रखें। कई बार हम पहले भी आए, ऐसी बात नहीं कि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सेंट्रल लेवल में हम पहले भी बात कर चुके हैं आके, कई मेमोरेंडम हमने दिए हैं। तो अंततः यही सेंटर से यही हमको कहा जाता है कि ये तो स्टेट मैटर है, ये तो स्टेट का ही मामला है, राज्य का मामला है। फिर राज्य में जब जाते हैं, कई ऑफिसेज में हम जाते हैं कि ये हमारे साथ समस्याएं हो रही है, ये हमको अधिकार नहीं मिलता है, हमको मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, जिससे कि हमको कहीं नौकरी में अप्लाई करने के लिए, तो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए परेशानी होती है हमारे लोगों को। तो फिर वो कह देते हैं कि आपको तो सेंटर ने रखा है, भारत सरकार ने रखा है, कैसे रखा है, क्या रखा है, हमको पता नहीं। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ अभी बनी है। इसमें तो यही है, आपके साथ और भी कुछ लोग आ रखे हैं, आप भी कुछ बताना चाहेंगे अपना नाम और वो जगह वो जो विजयनगर से? जरूर, धन्यवाद। मेरा नाम भगत छेत्री है, मैं विजयनगर माझगांव से हूँ और फिलहाल मैं गोरखा डेवलपमेंट सोसाइटी विजयनगर के सचिव हूँ। तो जो स्थिति आज विजयनगर में बनी हुई है उससे वाकई हम काफ़ी दुखी और चिंतित हैं, और हमारी आज के दिन में ये सोचना हमें मजबूर हो रहा है कि जिस समय वहाँ हमें सेटलमेंट दिया गया हमारे पिताजी को, तो उस समय जो अप्रूवल था, जो प्रपोजल था, वो खुद आज के अरुणाचल दीदेन नेफा, उस समय नेफा गवर्नमेंट से ही इनिशिएट होके उन्होंने प्रपोजल डाली थी, जिसको जाकर 1964 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल दिया और जाके एग्जीक्यूशन हुआ असम राइफल, उस समय शिलोंग से कमांड हुआ था। तो जिस मकसद से भी हमें और हमारे पिताजी को वहाँ सेटल कराया गया था, तो आज के दिन में हम लगता है कि हमें जिस मकसद से भी रखा गया था वो उसमें हम स्टेटस को मेंटेन करने में हम कामयाब रहे हैं। वहाँ में कोई बॉर्डर सुरक्षा के लिए हो, वहाँ के स्टेबिलिटी के लिए हो, वहाँ स्थिरता के लिए हो, तो हमारे पिताजी लोग ने इवन आफ्टर सर्विस भी ये योगदान दिया है। और आज भी हमारे काफ़ी जवान, हमें पूरी तरह से संख्या हम अनुमान में यही कह सकते हैं कि मोर देन 400 soldiers are even serving in different battalions in Assam Rifle or Defense and even Air Force and all। तो सारी हमारी सेवा जिस मकसद से रखा था उसमें हम लोग कामयाब रहे, हमें लगता है। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है उससे मुझे लगता है कि जो अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व था उस समय, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे अरुणाचल और एजुकेशन एजेंसी असम राइफल, मुझे लगता है कि उनको खुलकर आगे आने चाहिए, ताकि हमारी जो हम जितने दुख पीड़ा हमने झेले हैं बचपन में, इवन ग्रो अप होने में, तो वो समस्या हमारी फ्यूचर जनरेशन ना झेले। तो ये कोई सेंटीमेंट का बात भी नहीं है। हमारे अरुणाचल से भी पुनः दरख्वास्त है कि हमारी समस्या, हमारी पिछले इतिहास को गौर में रखे हुए हमारे जिस मकसद से रखा था, और जो अधिकार सहूलियत आज हमें खुद अरुणाचल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, जिसमें लेकर अपॉइंटेड जीबी से हमारे यहाँ रजिस्टर्ड विलेज है, पंचायती राज है, तो ये सारी चीज़ें हमें जो मिल रहा है उसको हमसे अलग ना करें, क्योंकि हम अपना से जो अरुणाचल में पैदा हुए, विजयनगर जैसे रिमोट एरिया में, आज हमें लगता है कि मोर देन ट्राइबल हम, क्योंकि हम लोग को जब पिताजी लोग सर्विस में थे तब शायद कुछ एक एडवांस एरिया से हो सकते थे, कि आज विजयनगर जैसे जगह में, जो कि शायद पैरामीटर में देखने से अरुणाचल से भी मोर देन 60 ईयर्स बैक है, वो आज भी रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, ऐसे जगह में हम लोग जी रहे हैं। तो वो जगह की सुरक्षा के लिए आज हमने आज तक ये बलिदान दिया हुआ है। तो मैं विनम्र अनुरोध
अरुणाचल गवर्नमेंट से पुनः दोबारा करना चाहूँगा, और ज़रूरी पड़े तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट भी आगे आनी चाहिए। जो समस्या इस समय चल रही है हमारी वहाँ की रहन सहन को लेके, हमारी वहाँ की सेटलमेंट को लेके, उसको पुनः स्थायी रूप से उसको समाधान ढूंढ दें और सुनिश्चित करें कि हमारी जो वहाँ हम रह रहे हैं उसमें फ्यूचर कोई क्वेश्चन ना आए। तो मेरा ये अपील है, और मुझे शुक्रगुजार भी हूँ कि अरुणाचल गवर्नमेंट ने अभी तक हमें कुछ ऐसा अपनी तरफ से ये कोई नोटिस या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वो चाहते हैं कि हमें जो मदद मिल रहा है उससे बरकरार रखें। लेकिन आज के दिन में अरुणाचल गवर्नमेंट को और चाहिए कि पूरी तरह से खुल के बिना प्रेशर में आके इस समाधान को हमें पर्मानेंट सॉल्यूशन की तरफ एक समाधान दें। मैं यही अपील गर्न चाहूँगा। और जति नै हाम्रो मान्छेहरू छ विजयनगरमा, हामीले सम्झाइरहेका छौँ तपाईँहरूलाई कि सरकारमाथि हामी भरोसा राखौँ, न्यायको प्रति हामी आशा राखौँ। एक दिन न एक दिन हाम्रो पक्का यो हामीलाई सुनिश्चित गर्छन् अरुणाचल गभर्मेन्टले, जरुरी पर्ने युनियन गभर्मेन्ट र हामी जति पनि हाम्रो भारतवर्षमा बस्ने गोर्खाली समुदायको मानिसहरू हुनुहुन्छ। समस्या सबैको एकै हो। त भारतवर्षमा बस्ने गोर्खाली जातिलाई पनि हाम्रो भारत सरकारले उचित दर्जा र एउटा मूल्याङ्कनमा राखिदिनु बहुत राम्रो हुन्थ्यो। यही सन्देश दिन चाहन्छु। बहुत धन्यवाद। आपको भी हजुरलाई पनि केही भन्न छ? दुईवटा नाम हो, मुझे कहाँको हो नाम बताउनुहोस्। मेरो नाम सुमित छेत्री हो। म माझगाउँ भिलेजबाट बस्छु, माझगाउँ भिलेजको। त जस्तो हाम्रो काकाहरूले पुरा विजयनगरको स्टोरी बताइदिनु भयो, त्यसमा त्यो हामीको जो मान्छेहरूले त्यहाँ दुःख पाइरहेको छ, त्यो दुःख अहिले किन पाइरहेको छ त्यसको पनि रिजन त्यही हो कि मतलब जो 1987 में जो कमिटमेंट्स गरेको थियो अरुणाचल गभर्नमेन्टले, त्यसमा कुछ चीज यस्तो थियो जो प्रपरली इम्प्लिमेंट नहुनुको कारणले अहिले यो अवस्था आएको छ। हामीलाई एउटा इन्डाइरेक्टली एउटा भिक्टिमाइज गर्दैछ हामीको सोसाइटीलाई कि दे आर आउटसाइडर्स, इलिगल माइग्रेन्ट्स। त यो तरहको सबै अवस्था दोबारा नआओस् भनेर म त यही अपिल गर्न चाहन्छु कि गभर्नमेन्टलाई कि यसको एउटा पर्मानेन्ट सल्युसन राखिदिएको भए राम्रो हुने थियो। धन्यवाद। हजुरले पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो नाम सोनी लिम्बू हो। म विजयनगरको गहिरी गाउँ भिलेजबाट आएको। अरू सरकारलाई, मेरो भारतीय सरकारहरू, हाम्रो राज्य सरकारलाई एउटै निवेदन छ कि हाम्रो यो प्रब्लमको जल्द से जल्द एउटा पर्मानेन्ट सल्युसन गरिदिएमा राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद। हजुरले आफ्नो टेलिफोन नम्बर या कुछ दिनुहोस् त जरा, ताकि कसैले सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा या स्टेट गभर्मेन्टमा यहाँबाट अरुणाचल प्रदेश कसैले पनि हजुरलाई मद्दत या बाहिरबाट इन्डिया पूरा इन्डिया या वर्ल्डबाट कसैले हजुरलाई मद्दत या कोई वो करना चाहोस् तो हजुरलाई कौन सा टेलिफोन नम्बरमा हजुरलाई कन्ट्याक्ट करना पर्छ या इमेल नम्बर होस् हजुरको जो हो बताउनुहोस् त। यो जो समस्या हुनु त हाम्रो एउटा सानो जग्गाको समस्या हो। त यसमा हाम्रो जनसङ्ख्या पनि बहुत सानो छ। 2500 को टोटल जनसङ्ख्या हाम्रो एक्स सर्भिसमेन आसाम लेभलको छ। त यसमा हाम्रो कोही ठुलो हाम्रो आवाज पनि बनिनु सक्दैन, देशको स्तरमा होस् या राज्यको स्तरमा होस् या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। तो यो सब हामी चाहन्छु कि कोही बाहिरबाट पनि हाम्रो जो सबै यस्तो हाम्रो कम्युनिटी आधारमा या इभन डिफेन्सको आधारमा पनि हामी यो चाहन्छौँ कि हामीलाई कोही मद्दत आओस्, उनीहरूले पनि अलिकति हाम्रो तर्फदेखि बोलिदियोस्। हाम्रो जो मानव अधिकारको हनन हुँदैछ त्यसको लागि उनीहरूले पनि अलिकति हाम्रो लागि आवाज उठाइदिए त सायद हामी अलिक सुरक्षा महसुस गर्थ्यौँ होला। तो यसको लागि अगर कोही हामीलाई सम्पर्क गर्नु चाहन्छ कोहीले, त त्यसमा मेरो नम्बर छ 8449659591 और ईमेल एड्रेस jsr_06@redmail.com। म आफ्नो गोर्खा इन्टरनेसनलको जति पनि मेरो सब्सक्राइबरहरू, मेरो वेलविशर्सहरू छ सबलाई भन्छु कि यो समस्या यो नसोच्नु कि आज विजयनगरको हो अरुणाचल प्रदेशको त हामीलाई तो उससे कोही भागीदारी छैन। पूरा इंटरनेशनल जति पनि हाम्रो गोर्खालीहरू छ सबसँग म अपिल गर्छु कि इस समस्यालाई आफ्नो समस्या समझेर आगे आउनुहोस् और हाम्रो दाजुहरू जति पनि छ, भाउजूहरू जति छ उनीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, हाम्रो दिदी बहिनीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस् कि उनीहरूको कस्तरी जिन्दगी कटिरहेको छ कि उनीहरूलाई यही थाहा छैन कि भोलि हामीलाई यहाँ रहन देला नदेला। अब यति समयको बाद उनीहरूलाई एक तरहले एकदम कहाँ जाला उनीहरू आज।
तो हमने अपील कर चुकी इंडियन गवर्नमेंट लाए और जो यूनियन गवर्नमेंट था या फिर अरुणाचल गवर्नमेंट था, तो उन्होंने सब लाए एक तरह ले करनोस अपनो स्तर ले सब ले प्रयास करनोस कि इन्हों को समस्या को कोई समाधान निकलोस। और इन्होंने पनि जस्तो कि भारत में हमें सब जगह अपनो बसोबास करी राख्छौँ, इन्होंने पनि शान्तिले बसोबास कर सकोस्। इन्होंने कहीं राइट चाहिए कुछ चाहिए, इन्होंने शान्तिले बसोबास करने अपनो जो जीवन निर्वाह करने को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया था उसलाई हमें एक तरह ले इन्होंने सुनिश्चित कर सकूँ। धन्यवाद। हजुरले केही पनि गर्नुहोस्, कोई समाधान या कोई अपनो जो स्तर पर कोई करना चाहे या कोई हजुरलाई कोई आन्छ कि क्या इसको बारे में और कोई जानकारी चाहन्छ तो हजुरलाई टेलिफोन नंबर हाम्रो दाजुभाइले दिएकै छ जीएस रावतजीले, उसमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। म गोर्खा इन्टरनेसनल सञ्चयमल हजुरसँग एक बार पुनः अपिल गर्दैछु। धन्यवाद।